हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इग्नाइटिंग माइंड्स। होप आप सब ठीक होंगे और अपने आने वाले 10th एग्जाम को लेकर बड़े ही सीरियसली आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। थोड़ा सा टेंशन बढ़ता है जैसे जैसे डेट्स नजदीक आते हैं। लाइफ का जो एक पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम है दैट इज 10th बोर्ड, वो काफी आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालने वाला है। इसके प्रति आप पूरी तरह सीरियस रहें और जितना हो सके मेहनत करें और मेहनत करके एक अच्छे मार्क्स के साथ अपने आप को प्रूफ करें। आपने जो भी एक साल में पढ़ा है उसको सबके सामने रखने का एक ही मौका है, दैट इज योर एग्जाम। फ्रेंड्स, इसी कंटेक्स्ट में रिवीजन होना काफी जरूरी है। सो अब बच्चों के मन में यह भी बात आती है कि क्या मैं कितने बार रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, जो भी रिवीजन हो आप करते रहें, एक टाइम स्केल पे आप रिवीजन करते रहें, टाइम टू टाइम करते रहें। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट को आगे जो भी सिलेबस अभी कवर नहीं हुई है उसको भी आप बढ़ाते रहें। इस कंटेक्स्ट में आपकी हेल्प करने के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म इग्नाइटिंग माइंड्स आपके लिए एक साइंस सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत आज से ही होने वाली है। और आज से हम इस साइंस की पहली चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन को हम आज रिवाइज करने वाले हैं। आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्लैश आउट होंगे, आपको रिवाइज कराई जाएगी और आपकी मेमोरी को एक बूस्टर डोज दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस और आज का हमारा रिवीजन को आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और अगेन एक बार फिर जैसा मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग से पहले कहता हूं कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस, सारे कोर्सेज आपको पता चलते रहे। साथ में इस लेसन को भी आप लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर एंड डियर के साथ इस वीडियो को, इस लेसन को आप शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिटेड हो सके। चलिए विदाउट लूजिंग टाइम हम अपना क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का दैट इज केमिकल रिएक्शन। हम डेफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन का? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद द डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो भी पेरेंट सब्सटेंस होंगे, ठीक है, एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये फॉर्म कर रहे हैं वाटर। ठीक है, तो ये जो पेरेंट सब्सटेंस है दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाटर, ये वाटर की प्रॉपर्टी इसके पेरेंट वाले जितने भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही नई फॉर्म, एक नया फॉर्म देखने को मिलेगा, एक नई प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, समराइजिंग कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, और एक फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्म ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके। केमिकल रिएक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो केमिकल रिएक्शन का इन एंड आउट, मतलब इनपुट एंड आउटपुट दोनों को शो करती है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे एंड जो चीजें फाइनल आउटपुट के रूप में देखी जा रही है उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। एग्जांपल के लिए जब कार्बन एंड ऑक्सीजन को आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको CO2 फॉर्म मिलता है। इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था एज ए इनपुट? कार्बन ने एंड ऑक्सीजन ने। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों रिएक्टेंट्स होंगे और इन दोनों के मिलने से रिएक्शन होने के बाद क्या बना? दैट इज CO2। ये हमारा प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट हो सकता है और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। नाउ अब डे टू डे लाइफ में हम केमिकल रिएक्शन कहां देखते हैं? ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा जो बॉडी है वो फूड को डाइजेस्ट करता है एंड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लास्ट में जो ATP बना ग्लूकोज से, दैट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे रेस्पिरेशन में जब हम सांस लेते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिवर को
आप जब एयर में बर्न करेंगे वो भी एक केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में यहां तक कि जब हमारे घर में दही जमता है, ठीक है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही टाइप है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में दही बनने में जो यूज हुआ आइटम दैट इज दूध, मिल्क, उसका फॉर्म और उसके रिएक्शन के बाद दही, दोनों के टेक्सचर में, दोनों के फॉर्म में, दोनों के प्रॉपर्टी में, है ना, टोटली डिफरेंस है ना। सो दीज आर द कॉमन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच वी ऑफन सी इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, सो मूविंग फर्दर, अब देखिए केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो सकता है, उसके कलर में चेंज आ सकता है, गैस फॉर्म हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ आइटम लेफ्ट ओवर हो सकते हैं जिसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। ठीक है, सो पहला एग्जांपल देखते हैं कि चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस कैसे बन रहा है। आप एग्जांपल लेंगे कैंडल वैक्स का। कैंडल वैक्स को जब आप जलाएंगे, कंबशन करेंगे उसका, सो वो पहले सॉलिड में होता है, फिर वो धीरे धीरे लिक्विड में बनता है और जलते जलते वो गैस के रूप में कन्वर्ट होकर इवोपरेट हो जाता है। सो हमें लास्ट में कैंडल लॉस्ट दिखता है ना। कैंडल जलाते हैं, लास्ट में क्या बचता है, हम जरा सा कैंडल, तो बाकी कैंडल कहां गए, वो वैक्स जो है वो सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से लास्टली गैस बन के इवोपरेट हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर, इसका जब पोटेशियम परमैंगनेट जो जिसका कलर पर्पल होता है, अगर उसको आप साइट्रिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो उसका कलर चेंज होकर कलरलेस हो जाएगा। सो पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, अगर उसे आप साइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो कलरलेस होगा, है ना। सो इट इज अ टाइप ऑफ चेंज इन कलर। ठीक है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जो चेंज इन कलर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, गैस, ठीक है, जिंक को एंड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होता दिखेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता दिखेगा। तो फॉर्मूला को हम समराइज कैसे कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, दैट इज ZnS, दिस इज S फॉर सॉलिड, सो Zn सॉलिड प्लस एक्वस H2SO4 रिजल्टिंग ZnSO4 एक्वस प्लस H2 गैस रिलीजिंग। ठीक है, ओके। टेम्परेचर में चेंज, जब आप क्विक लाइम को वाटर के साथ सोक करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, राइज देखने को मिलता है ना। सो दिस इज रिजल्टिंग चेंज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो लास्ट में कुछ आइटम उस रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, छुटे हुए, मतलब कि प्रेसिपिटेट होते हैं। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट व्हेन मिक्स्ड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड एज व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, सो आप देखेंगे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 जब ये रिएक्ट करेंगे तो BaSO4 बनाएंगे प्लस 2NaCl दैट इज सॉल्ट बनाएंगे। सो इसमें सॉल्ट तो है ही, ये प्रेसिपिटेट क्या छोड़ा इसने, प्रेसिपिटेशन क्या हुआ, BaSO4। ठीक है, दैट इज बेरियम सल्फेट। होप आप इस लिस्ट को समझ गए होंगे और इसे आप अपने दिमाग में याद भी कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब केमिकल इक्वेशन, so chemical equation is the symbolic representation of the chemical reaction in the form of symbol and formula। ठीक है, फॉर्मूला और सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, एंड इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन अ कंसाइज एंड वेरी इंफॉर्मेटिव मैनर। ठीक है, जब आप रिएक्शन कराएंगे कि वी विल टेक 2 molecule of hydrogen, 1 molecule of oxygen, and this will react and form into a water molecule। so इतना ना बोल के हमने सीधे बोला कि H2 plus O equal to H2O। ठीक है, फिनिश्ड। सो समराइजिंग, पूरे रिएक्शन को समराइज करने में हमने जिस रिप्रेजेंटेशन का यूज किया, जिस सिंबल का यूज किया, जिस फॉर्मूले का यूज किया, उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो फॉर्मूला एंड सिंबल के लिखने का, रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है दैट इज केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन में क्या है, सीधे नाम लिख दिया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, पूरा लिखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे लिखा, और ऑक्सीजन लिखा, और प्लस क्या लिखा, वाटर, है ना। सो
हमने क्या किया, हमने सिंबल का यूज नहीं किया, हमने उनके नाम का यूज किया, पूरा नाम एक साथ लिखा और ऐसे करके हमने लास्ट में एक प्रोडक्ट दिखा दिया कि मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। ये जब रिएक्शन होते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है रिएक्शन के बाद। सो जब हम नाम लिख के अपना रिएक्शन दिखा रहे हैं तो वो मेथड कहेगा वर्ड इक्वेशन। पर इसके जगह पे जब हम केमिकल फॉर्मूला, केमिकल सिंबल अगर रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लिख के अगर हम काम करेंगे तो वो हमारा होगा केमिकल इक्वेशन। सो हमने यहां क्या लिखा कि 2mg plus O2 इक्वल टू 2mgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सो सेम चीज को हमने क्या लिखा, शॉर्ट फॉर्म में, वेरी कंसाइज, वेरी इंफॉर्मेटिव जो तरीका है उसको हमने लिखा केमिकल इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड क्या क्या चीजें हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने में जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। The symbol of elements and the formula of the reacting substances, that is reactants, are written on the left side of the equation with the plus sign between them. So देखिए, हमारा कभी भी एक एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का। सो जब इधर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे रिएक्टेंट्स और इधर लिखेंगे हम फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, सो एग्जांपल के लिए हमने H लिखा प्लस O लिखा, ये बना H2O। तो हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते रहेंगे एंड राइट साइड में प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। बीच में जो एरो रहेगा वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो करेगा। अच्छा, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है तो बीच में हम प्लस सिंबल यूज करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए C प्लस O प्लस H प्लस N प्लस, ऐसे करके कोई एक रिएक्शन बता रहा है और एक कुछ XYZ बना रहा है। सो बीच में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको हम कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस साइन का यूज करते रहेंगे। ठीक है, हम प्लस साइन का यूज करते रहेंगे और लेफ्ट साइड में रखेंगे रिएक्टेंट्स को, राइट साइड में रखेंगे प्रोडक्ट को। तो क्या सवाल उठता है कि क्या हम प्रोडक्ट को लेफ्ट साइड हैंड साइड में रखेंगे? नहीं, वो जो एक प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, उसको वायलेट करेगा। सो हम ऐसा नहीं कर सकते। सो हम समराइज ऐसे करेंगे कि भाई लेफ्ट साइड में हम प्रोडक्ट को रखेंगे, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को रखेंगे, राइट साइड में प्रोडक्ट को रखेंगे, बीच में एरो शो करेंगे जो हमारा डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन रिएक्शन शो करेगा। साथ में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो एक दूसरे से प्लस के माध्यम से जुड़े रहेंगे और जितने भी प्रोडक्ट हैं जो हमें आउटपुट में मिल रहे हैं वो भी प्लस साइन के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो पहला है कि लेफ्ट साइड में आपको भैया रखना है रिएक्टेंट्स एंड प्लस का साइन यूज करते रहना है। दूसरा, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को रखना है और प्लस साइन यूज करते रहना है। तीसरा, एरो दिखाना है जो दिखाएगा कि रिएक्शन किस तरफ से हो रहा है, दैट इज एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे कि अगर सॉलिड है तो हम विल राइट S, अगर एक्वस है तो विल राइट AQ एंड अगर लिक्विड है तो विल राइट L। सो एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि 6CO2 which is gaseous and 6H2O that is liquid, when reacting to each other they will form C6H12O6 aqueous and 6,6,6O2 गैस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सॉलिड के लिए हम S यूज करने वाले हैं, लिक्विड के लिए एक्वस एंड गैसियस के लिए G, कहीं कहीं हम L भी लिखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब स्केलेटल केमिकल रिएक्शन हमने क्या किया, हमने जस्ट मोटा मोटा फॉर्मूला को यूज करके लिख दिया, हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं की। सो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहेंगे हम। जैसे अगर हम इसको अगर बाय डेफिनेशन देखें, सो अ केमिकल इक्वेशन which simply represents the symbol and formula of reactants and products taking part in the reaction is known as skeletal chemical equation for the reaction. So अगर मैंने लिखा कि H2 plus O इक्वल टू H2O, ठीक है, सो ये मोटा मोटा एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है। बट जब इसको हम डिटेल में लिखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इसके मास को अगर हम कंजर्व करने की कोशिश करेंगे और दोनों तरफ इक्वल मास को रखेंगे, तो ऐसे जब हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इक्वेशन को, तो वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। सो
प्रीलिमिनरी रूप से अगर बात करें तो जो मोटा मोटा हम रिएक्शन लिखते हैं जिसमें हम ज्यादा डिटेल्ड में इक्वेशन को नहीं रिप्रेजेंट करते, वैसे इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जब इसी केमिकल इक्वेशन को हम एटम्स के साइड से एटम्स को उसके इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हुए, उसके मास को कंसीडर करते हुए हम जब उसको बैलेंस करते हैं दोनों साइड में, तो ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने अगर लिखा कि C+H2 इक्वल टू CO+H2, ठीक है, तो हमने लिखा CH3OH, ये तो एक स्केलेटल हुआ, बट हमने क्या लिखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैसियस फॉर्म प्लस hydrogen is in gaseous form. When reacting to each other, they will form CH3OH, which will be the liquid one. ठीक है, ओके। सो आप इधर देखें, इधर कार्बन के कितने एटम हैं? अब देखें रिएक्टेंट साइड में कार्बन के कितने एटम हैं? रिएक्टेंट साइड में कार्बन के सिर्फ एक एटम है। सो कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन के 4। सो अब इधर देखिए, कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 यहां और एक 4 यहां हो गए, ऑक्सीजन का 1 हो गया। सो कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 4, यहां भी कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 4। सो ये बैलेंस हो गया ना? ओके। इसमें देखिए कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 6 दूना 12 हो जाएगा। सो कार्बन 6, ऑक्सीजन 12, यहां हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, तो ये हो जाएगा +6 18 एंड हाइड्रोजन 12। इसमें देखें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 एंड 12 18। सो कार्बन 6 मैच्ड, ऑक्सीजन 18 मैच्ड, हाइड्रोजन 12 मैच। सो क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है? यस, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब कैसे हम बैलेंस करेंगे, एक प्रोसीजर देखते हैं। The process of equalizing the atoms of various element both on either side of an equation is called balancing of chemical equations. जब हम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, सो ऐसे प्रोसीजर को हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिससे हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, क्योंकि हम इसको दोनों तरफ का रिजल्ट देखते हुए बैलेंस करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, सो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है ध्यान में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो दोनों तरफ हर एक एटम का मास, हर एक एटम के नंबर्स जो है बैलेंस्ड होने चाहिए। सो इसमें देखिए, इस केस में, पहले वाले केस में फेरस प्लस H2O मिला के Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। सो क्या देखिए, यहां फेरस के कितने एलिमेंट हो गए? फेरस के यहां कितने एटम हो गए? इधर हो गए 4, ऑक्सीजन के हो गए 4 एंड हाइड्रोजन के 2। यहां देखिए हाइड्रोजन के 2 ओके, ऑक्सीजन का 1, फेरस का 1। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। यहां देखिए, अब इसी तरह मैंने यहां Fe के 3 एटम लिए हैं और H2O के 4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, अब दोनों को रिएक्शन कराते हैं, सो आएगा Fe3O4 प्लस 4H2O। सो क्या H2H यहां कितने हो गए? 8, यहां भी हो गए 8। ओके, ऑक्सीजन 1 और ये 4, तो 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन 4, यहां ऑक्सीजन 4, 3 फेरस, 3 फेरस। सो नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नाउ फर्दर मूविंग, उसमें क्या कर सकते हैं, हम इसके स्टेट को दिखा सकते हैं। सो 3Fe सॉलिड, 4H2O gas, 4H2O is a liquid, it's a liquid one. So Fe3O4 solid and H2 gas. ठीक है, ओके। सो बाय दिस वे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वी यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो ये इस पूरे टॉपिक का स्टार पॉइंट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम
अलग अलग तरीकों से देखते हैं, बट सबसे पहला हम देखते हैं कि रिएक्शंस जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो किस वे में करते हैं, इनकी बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को चार मेजर पार्ट में बांट सकते हैं, चार मेजर कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, दूसरा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हम इसको आगे भी पढ़ेंगे कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन आगे चल के तीन फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड, अगर वो डीकम्पोजिशन थर्मल या हीट की वजह से है सो दिस विल बी कॉल्ड एज थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी करंट को यूज करते हुए डीकम्पोज कर रहे हैं हम, सो ये रिएक्शन कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अगर हम सन के लाइट के जरिए हम डीकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं या रिएक्शन का जो डीकम्पोजिशन है वो सनलाइट के वजह से हो रहा है, सो दैट डीकम्पोजिशन विल बी कॉल्ड एज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। सो सीधा सा इसके वर्ड में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, थर्मल इज ड्यू टू हीट, इलेक्ट्रोलिटिक ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड फोटोलिटिक ड्यू टू द फोटो, दैट मींस की सनलाइट। ठीक है, सो अब देखिए, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है। इस बेसिस पे हम रिएक्शन को दो पार्ट में बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, जिसे हम ये मानते हैं कि एनर्जी रिएक्शन के होने के बाद एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, हमें अलग से एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, एग्जांपल के लिए कि अगर आप C6H12O6, ठीक है, एंड 6O2, दैट मींस रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन वाला केमिकल रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन होगा सो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स और एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, सो यहां हमने कोई अलग से एनर्जी दिया गया नहीं, एनर्जी हमें मिल रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड है CH4 और 2O2, अगर ये रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, है ना। सो हमें क्या हीट रिलीज दिख रहा है, हीट जो है हमें मिल रहा है अलग से, हमें अलग से इसमें हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, रादर हमें हीट वापस उल्टा मिल रहा है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके कंट्रारी में हम देखें तो ऐसे ही रिएक्शन जिसको प्रोसेस करने के लिए, रिएक्शन को कंक्लूड करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, ऐसे रिएक्शन को हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे CO3 प्लस हीट सप्लाई करेंगे सो CaO फॉर्म करेगा एंड CO2 रिलीज करेगा। ठीक है, दिस इज गैसियस, समझ में आ रहा है। सो यहां क्या कर रहे हैं हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, CaO प्लस CO2। सो कंक्लूडिंग, एक्सोथर्मिक में हम एनर्जी हमें मिलता है, ठीक है, रादर हम इंडोथर्मिक में एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, सो ये रिएक्शन आप लिख के एग्जाम में, इन रिएक्शन को आप लिख के एग्जाम में अपने इस डेफिनेशन को आप वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जब भी आप केमिकल रिएक्शन के प्रति कोई अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप उसको एक रिएक्शन के माध्यम से सपोर्ट कर दीजिए, सो आपके नंबर पूरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पूरे केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की लेने और देने, या तो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है और कोई देता है, दूसरा और कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो कोई ऑक्सीजन दे रहा है, तीसरा कोई हाइड्रोजन ले रहा है तो हाइड्रोजन दे रहा है। तो इस बेसिस पे रिएक्शन टाइप, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन एंड दूसरा है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या फिर ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है, रिसीव कर रहा है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक इसके उल्टा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है या ऑक्सीजन रिमूव होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है, इसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में दोनों साथ साथ ही चलते हैं, दोनों अलग अलग रिएक्शन नहीं होते। एक ही केमिकल रिएक्शन में कोई अगर
जो एटम है वो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई दूसरा एटम होगा जो एटम रिसीव कर रहा होगा। सो जो दे रहा है उसके लिए ऑक्सीडेशन और जो ले रहा है उसके लिए रिडक्शन। आप इस एग्जांपल से देखिए कि NaCl जो एक सॉल्ट बनाएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन अगर रिएक्शन कराएंगे तो एक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बनाएगा। सो यहां क्या करेगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे देगा। सो सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वहीं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। सो सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सो वो एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, और ठीक इसके उल्टा क्लोरीन एक नेगेटिव आयन बनाएगा। सो सोडियम के कंटेस्ट में देखें तो क्या ये ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है। और क्लोरीन के कंटेक्स्ट में क्या देखें, ये रिडक्शन हुआ, है ना। सो दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बना, NaCl विच इज कॉमन सॉल्ट। सो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिडक्शन भी हो रहा है एंड देन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन मिलके क्या बना, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के रूप में प्रोडक्ट कैसे बिहेव कर रहे हैं रिएक्शन में, उस बेस पे हम पूरे रिएक्शन को 4 टाइप में बांटते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है कंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट एंड चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। सो पहले एक एक करके हम डील करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे विच इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां CaO प्लस H2O मिलकर क्या बना रहा है, CaOH2, ठीक है। अगेन 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा है, 2H2O, ठीक है। सो बोथ these reactants are combining to each other and forming a product, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन में कुछ नहीं है, एक मेजर सब्सटेंस होगा जो रिएक्शन के बाद दो अलग अलग प्रोडक्ट में टूटेंगे, ठीक है। सो रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे अब मैंने पहले बताया था कि डीकंपोजिशन अगर हीट की वजह से हो तो उसको हम थर्मल डीकंपोजिशन कहेंगे, और अगर वो सनलाइट की वजह से हो तो वो फोटोलिटिक, और अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो तो इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, ओके। सो थर्मल डीकंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हेन द डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। फॉर एग्जांपल ferrous sulfate when heated up it will be splitting into ferric oxide plus SO2 plus SO3। दूसरा एग्जांपल limestone that is CaCO3 when heated up it will break into CO plus CO2। so by applying heat ये जो सब्सटेंस है मेजर सब्सटेंस, ठीक है, पहले केस में फेरस सल्फेट, दूसरे केस में लाइमस्टोन, ये टूट के डिफरेंट सब्सटेंसेस में बदल रहे हैं, ठीक है। सो बाय हीट दिस डीकंपोजिशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। सो ऐसे रिएक्शन को हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है, ओके। अब अगर यही डीकंपोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो तो इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन कहेंगे। एग्जांपल के लिए जब वाटर मॉलिक्यूल पे हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो इट विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जो एक एम्बिशन है पूरे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कि वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हम हाइड्रोजन गैस एज अ क्लीनर फ्यूल हम यूज कर पाए, ठीक है, ओके। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, व्हेन सनलाइट इज यूज्ड फॉर द डीकंपोजिशन द such type of decomposition reaction will be called as photolytic decomposition, ठीक है। For example 2AgCl when sunlight is applied it will break into 2Ag plus Cl2 chlorine gas, okay। Again 2AgBr when sunlight is applied it will break into 2Ag plus Br2, ठीक है। सो ये जो तीनों एग्जाम्पल है वो either
थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन के हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के हैं, या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के हैं। जो मेजर चीजें याद रखने वाली हैं वो ये है कि थर्मल इज ड्यू टू हीट, इलेक्ट्रोलिटिक इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोटोलिटिक ड्यू टू द सनलाइट। ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि एक एलिमेंट रहेगा, दूसरा एक आपका कंपाउंड रहेगा। कंपाउंड का जो एक एलिमेंट एलिमेंट दैट मींस कि कह रहे हो उसको एक मॉलिक्यूल, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल उठ के उसमें शिफ्ट कर जाएगा। एग्जांपल के लिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसमें क्या है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस रहेगा वो लेस सब्सटेंटिव, जो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस रहेगा उससे वो निकाल के अपने में उसको बाइंड करेगा। एग्जांपल के लिए यहां Fe CuSO4 से SO4 चुरा लेगा, ये SO4 चुरा लेगा और आपस में अब एक दूसरे को कंबाइन करके Cu को अलग कर देंगे, है ना। तो ये Cu को अकेला छोड़ देंगे। तो देखिए यहां से SO4 उठ के फेरस के पास चला गया और कॉपर को एज अलोन छोड़ दिया। सो ये जो SO4 है वो बेवफा सनम की तरह डिस्प्लेस होकर कहां चले गए, Fe के पास। ठीक है, सो दिस रिएक्शन विल कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इस रिएक्शन के थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। क्या है कि द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द Cu। ठीक है, जैसे ही कॉपर नेल पे, आयरन नेल पे डिपॉजिट होगा, उसका जो नेल का कलर है वो और ज्यादा ब्राउनिश हो जाएगा। दूसरा CuSO4 का जो ब्लू कलर है वो डॉटी ग्रीन में चेंज हो जाएगा, डॉटी ग्रीन में चेंज हो जाएगा क्योंकि उस पे FeSO4 फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, ओके। दूसरा एग्जांपल देखिए, Zn प्लस CuSO4 क्या रिजल्ट कर रहा है, यहां से अगेन CuSO4 करके क्या ले लिया, Zn के पास चला गया SO4 और Cu को फिर अकेला छोड़ दिया। तो ये बेचारा हर बार Cu जो है अकेला छूट जा रहा है। इस एंगल में भी देखिए CuSO4 अकेला था, इस एंगल में भी देखिए CuSO4 अकेला था। ठीक है, सो कॉपर ने कसम खा ली कि क्या खा रखी है, कॉपर ने कसम खा रखी है एकला चलो रे, सो ये अकेला हो गया बेचारा। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉपर को अकेला छोड़ दे रहे लोग। ठीक है, ओके। सो इस रिएक्शन में क्या देखा हमने कि Zn को जब CuSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO4 उठ के Zn के पास चला जा रहा है। ठीक है, और Cu को अकेला छोड़ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हमने बताया था कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले से छीन लेगा। ठीक है, और दूसरा जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर एंड फॉर्म जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। सो SO4 के साथ में जिंक को डिस्प्लेस करके अलग, कॉपर को डिस्प्लेस करके Cu में अलग छोड़ दे रहा है, एंड दोनों क्या बना रहे हैं, ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट। ओके, अब जब दो रिएक्टेंट्स हैं और दोनों के सब्सटेंस एक दूसरे से म्यूचुअली कोई चुरा नहीं रहा है, वो एक दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सचेंज को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of its ion between two compounds। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, आपस में बेरियम क्या कर रहा है, सल्फेट को एक्वायर करेगा एंड क्लोरीन किसको दे देगा, सोडियम को। सो ये बनेगा बेरियम सल्फेट और ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। सो बोथ रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंजिंग देयर आयंस टू ईच अदर। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इस केस में देखेंगे कि जो बेरियम सल्फेट है वो एज अ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, छूट जाएगा, वो बचेगा, रिमेन रहेगा। ठीक है, सो इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस चिड़िया का नाम है, सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, ये इसका एक
ये इसका एक कोर नोट है कि precipitation reaction generally is a double displacement reaction. So precipitation reaction equal to double displacement reaction generally. ठीक है, occurring in an aqueous solution. लो एक और पॉइंट निकला, दैट इज कि aqueous solution में होगा वो. ठीक है, where two soluble ionic compounds mix to form an insoluble solid called precipitate. ठीक है, जब दो aqueous solution आपस में रिएक्ट करके एक insoluble solid को फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे केस में इस रिएक्शन को हम precipitation रिएक्शन कहेंगे. ठीक है, दो बातें हैं. पहला कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, प्लस एक्वस सॉल्यूशन में होगा, प्लस क्या बचेगा, ये सॉलिड बचेगा विच इज इनसॉल्यूबल. ठीक है, सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आप इस एग्जांपल को कोट कर देंगे, Na2 plus SO4 and sodium sulfate in aqueous state plus barium chloride in aqueous state. When reacting to each other, they will form barium sulfate, which will be a solid remain, plus they will also form sodium chloride as salt in aqueous state. ठीक है, ओके. सो इस रिएक्शन में जो व्हाइट precipitate ऑफ बेरियम सल्फेट था, ठीक है, ये एक precipitation रिएक्शन का उदाहरण है. सो दोनों कंटेक्स्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर precipitation रिएक्शन जहां दोनों की बात आए, तो आप एक ही एग्जांपल कोट कर दें, दैट इज Na2SO4 plus BaCl2 equal to BaSO4 plus 2NaCl. ठीक है, अब एग्जाम में कुछ केमिकल रिएक्शन हमेशा पूछे जाते हैं. सो ये जो आपके सामने केमिकल रिएक्शन है, ये और ये, ठीक है, इनको आप रट लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन हमेशा जनरली एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं. ठीक है, सो पहले रिएक्शन को देखते हैं कि Ca plus 2HNO3 when reacting to each other they will form CaNO3, two molecules plus they will release H2 gas. ठीक है, इसी तरह 2HNO3 यहां भी है, Mg रहेगा. ठीक है, तो MgNO3 2 and H2 दोनों एक सेम ही रिएक्शन है, एक में कैल्शियम है और एक में मैग्नीशियम है. ठीक है, और दोनों में क्या है, दो वैलेंसी की. ठीक है, चलिए थर्ड रिएक्शन है 2 atom of aluminum when reacting to 3H2SO4 they will form Al2SO4 3 plus 3H2 hydrogen gas will be released. इस रिएक्शन में देखिए Na2CO3 plus 2HCl when reacting to each other 2NaCl formed, water will be released and carbon dioxide gas will be released. CaOH2 plus CO2, ठीक है, ये क्या फॉर्म करने वाले हैं, CaCO3 plus H2O. Zn plus H2SO4 बताया था, ये उठ के यहां चला जाएगा. सो ZnSO4 ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये SO4 यहां से उठ के जिंक के पास चला आया. सो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ओके, Zn plus 2HCl, अगेन HCl वहां चला जाएगा, ZnCl2 plus H2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, अगेन NO3 उठ के यहां जाएगा, तो 4 ZnNO3 2 plus 5H2O plus N2O. अगेन देखिए Zn plus 2 NaOH, so Na2 ZnO2 plus H2 2CO 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 क्या निकल रहे हैं वो 2CO2. ZnCO2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, व्हेन ब्रेकिंग इनटू ZnO plus CO2. ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इस एग्जांपल को बताइए कि कौन सा रिएक्शन है. डिकम्पोजिशन तो है, ये पता है, साथ में हीट भी अप्लाई हो रही है ना. सो ये होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, अगेन सेम 2FeSO4, अब हीट इज अप्लाइड, सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन TDR. सो
Fe2O3 plus SO2 plus SO3 already discussed. PbNO3 2 plus 2Kl, so 2KNO3 plus PbL2. It's not K, it's iodine, iodine, Ki. Pb plus I2. Then CaO plus H2O, so CaOH2 plus heat. ठीक है, सो क्या निकाल रहा है? क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? ओके, NaCl plus AgNO3, सो AgCl plus NaNO3. ठीक है, सो ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने बताए, ये वाले प्लस ये वाले, एक तो इसके टाइप आप नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि क्या कौन से टाइप की ये रिएक्शन है, और साथ में इसको आप इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका भी सीख लीजिए, याद कर लीजिए. ठीक है, ओके. अब ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया. बुक में ऑक्सीडेशन का कुछ इफेक्ट भी है, जिसमें दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला है कोरोजन एंड दूसरा है रेंसिडिटी. पहले कोरोजन को देखते हैं. कोरोजन वो एक प्रोसेस है जिसमें जो मेटल है वो डिटोरिएट हो जाता है. अब क्यों होता है? वो एयर में, मॉइस्चर में, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होती है. ठीक है, सो कोरोजन के लिए तीन चीज जिम्मेदार है, दैट इज एयर, पहले तो केमिकल, अगर कोई केमिकल है तो, दूसरा है वाटर दैट इज मॉइस्चर, एंड तीसरा है एयर. ठीक है, ये तीन चीज मिलकर कोरोजन को प्रोसेस करते हैं. अभी होता क्या है? सो कोरोजन एक रेडॉक्स रिएक्शन है. रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? दैट मीन्स की रिडक्शन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है. सो इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन वेयर मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कोरोजन, एंड कोरोजन इज व्हाट? अ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइड, मेटल जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है उसका क्या रिडक्शन हो रहा है ना. सो अब आयरन में रस्टिंग देखा है आपने. ठीक है, कॉपर के सरफेस के ऊपर आपने ग्रीन कलर की एक कोटिंग देखी होगी, वो समय के साथ आने लगता है. सो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोरोजन. ठीक है, सिल्वर पे, सिल्वर ऑर्नामेंट्स में ब्लैक कलर के स्पॉट्स आने लगते हैं, काले काले, उसमें एक लेयर्स जमने लगते हैं, कोटिंग जमने लगती है. ठीक है, सो इसलिए उसको हम सिल्वर का कोरोजन मानते हैं. ठीक है, सो जनरली जो सिल्वर में, कॉपर में और आयरन में कोरोजन देखने को मिलता है. अब कोरोजन से क्या इफेक्ट हो सकता है? भैया हमारे प्रॉपर्टी, हमारे एसेट को नुकसान होता है, और मान लीजिए गाड़ी है, ट्रेन है, प्लेन है, अगर उसमें कोरोजन हो जाए तो हमारे सेफ्टी को भी थ्रेट हो सकता है, और वो कुछ टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज करता है जो हमारे हेल्थ कंसर्न्स के लिए ठीक नहीं है. ठीक है, ओके. सो रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सो एंटी कोरोसिव पेंट लगा के, क्रोमियम कोटिंग लगा के, सरफेस पे ऑयल और ग्रीस को अप्लाई करके. ठीक है, और साथ साथ में जहां पानी की सप्लाई, पानी तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ना कोरोजन के लिए, मॉइस्चर सप्लाई करता है. सो पानी जहां सप्लाई कर रहे हैं उस जगह पे हम नॉर्मल आयरन की जगह पे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स का यूज करते हैं. ठीक है, और इन तरीकों से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, अगला टॉपिक है रेंसिडिटी. ठीक है, सो रेंसिडिटी क्या है कि जब आपके खाने में बेसिकली ऑयल और फैट होते हैं तो एक समय के बाद उनमें एक बड़ा ही गंदा सा स्मेल आने लगता है. ठीक है, जो उसके टेस्ट को खराब कर देता है. सो ऐसे प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं. सो व्हेन कुक्ड फूड आइटम्स आर प्लेस्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड दे बिकम रेंसिड एंड अनसुटेबल फॉर कंजप्शन. ठीक है, जब कुक्ड फूड को हम एक लंबे टाइम के लिए रखते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते. अब क्यों नहीं रहते? क्योंकि इसमें रेंसिडिटी होती है. सो रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स. ये इसके की वर्ड्स है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट. रेंसिडिटी के डेफिनेशन में अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा तो फिर कुछ नहीं लिखा. सो स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल. ठीक है, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ द फाउल ऑर्डर एंड टेस्ट इन देम. ठीक है, सो रेंसिडिटी में आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं. पहला, स्लो ऑक्सीडेशन. किसका? ऑफ ऑयल प्लस फैट.
and it is connected with the food materials, food articles, food items. ओके, और ये एक बैड टेस्ट प्लस स्मेल मींस ऑडर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो रेंसिडिटी में 3 कीवर्ड्स आपको लिखने चाहिए. ठीक है, अब हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट करने के लिए फूड को रेफ्रिजरेट में रख सकते हैं, जिससे फूड का रेस्पिरेशन कम होता है. ठीक है, और उससे फूड डिटोरेट स्लो हो जाता है. देन एयर टाइट कंटेनर में रखिए फूड को. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाइए, साथ साथ में हम नाइट्रोजन जैसी गैसों को फ्लश बैग में यूज करके फूड को इन फ्लश बैग्स में रख सकते हैं. जैसे चिप्स के पैकेट में आपने देखा है कि इसमें इतना ही चिप्स होता है और बाकी पूरा ही पैकेट फुला हुआ होता है. तो इसमें बेसिकली नाइट्रोजन गैस होता है जो चिप्स के पैकेट को रेंसिडिटी से बचाता है. ठीक है, सो इन कंक्लूजन हमने क्या क्या पढ़ लिया. हमने केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा. हमने केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखे हमारे डे टू डे लाइफ में. ठीक है, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होते हुए देखे स्टेट में, कलर में, गैस का फॉर्मेशन में, टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज, साथ साथ में पर्सिपिटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो इन केमिकल रिएक्शन के माध्यम से हमने देखा. हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, हाउ टू राइट वर्ड इक्वेशन, हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन, हाउ टू व्हाट आर द स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर. ठीक है, टू राइटिंग केमिकल इक्वेशन. ठीक है, देन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज वेरी क्रिटिकल. ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन हाउ रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिकम्पोजिशन में भी देखा, अगर वो डिकम्पोजिशन थर्मल की वजह से है, हीट की वजह से है, सो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा. अगर वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा. अगर वो सनलाइट की वजह से हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा, हमने इंडोथर्मिक रिएक्शन देखा, हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन देखा. ठीक है, हमने इन सब चीजों को पढ़ लिया है. ठीक है, ओके. उसके बाद कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल इक्वेशंस को देखा और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इन चीज को आप याद कर लीजिए, इसके केमिकल को बैलेंस करने का तरीका सीख लीजिए. ठीक है, और अपने दिमाग में इसको बहुत अच्छी तरह से छाप लीजिए इसको. ठीक है, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये किस टाइप के केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है. सो आपको 2 तरीका होगा कि आप जब भी आप केमिकल रिएक्शन के बारे में लिख रहे होंगे तो पर्टिकुलर कैटेगरी में आप उस एग्जाम्पल को कोट कर पाएंगे. ठीक है, ओके. उसके बाद ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि कोरोजन जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि मेटल्स को डिटोरेट करता है. ठीक है, इसमें मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहे हैं हम. ठीक है, और इसमें आयरन में रस्टिंग देखा हमने, कॉपर का ग्रीन कोटिंग देखा हमने, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग देखा. उसके बाद उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं हम पे, क्या उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, हमारे सेफ्टी को अंडरमाइन करता है, साथ साथ में हमारे हेल्थ के लिए कंसर्न क्रिएट करता है. ठीक है, और हम पेंट, एंटी कोरोसिव पेंट को यूज करके, हम क्रोमियम कोटिंग को यूज करके, ग्रीस और ऑयल को अप्लाई करके, या फिर गल्वनाइज्ड पाइप को यूज करके हम रस्टिंग को कम करते हैं. साथ में हमने रेंसिडिटी को भी देखा कि कैसे रेंसिडिटी जो कि एक ऑक्सीडेशन है, स्लो ऑक्सीडेशन है ऑयल एंड फैट का. ठीक है, जो जनरली फूड आर्टिकल्स में देखने को मिलता है, उसकी वजह से उस फूड आइटम में एक फाउल ऑडर और टेस्ट क्रिएट हो जाता है विच मेक द फूड आइटम अनसुटेबल फॉर द कंजप्शन. ठीक है, सो हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ये भी देखा हमने कि वी कैन स्टोर फूड इन रेफ्रिजरेटर, वी कैन स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, वी कैन ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड स्टोरिंग फूड इनटू फ्लश बैग filled with the nitrogen gas. ठीक है, so that was all about the first chapter chemical reaction. So hope you must enjoyed the video. आपकी एक अच्छी रिवीजन हुई होगी, आप इस वीडियो को लाइक पसंद किया होगा आपने. So again requesting कि आप प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द कंटेंट as much as you can. ठीक है, you can join us इन और टेलीग्राम, एक बिल्कुल ही फ्रेश नया बना हुआ टेलीग्राम चैनल है. स्पेशली ये
एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही है। सो आपके जितने भी पीडीएफ्स वगैरह है वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। सो डू ज्वाइन विद आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आप यहाँ से स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट डे, first topic, chemical reaction. So we had a quick discussion, quick revision of this chapter, entire chapter in very detailed manner. So have a great day. Thank you, and just have a good preparation. Bye.